रात के खाने में मछली बनती है तो हमारी अम्मी हमें दूध पीने नहीं देती। हाँ गाइस, हमारी ही बेटी के दिल के छेद ठीक हो गए हैं सिर्फ एक बार मनोना धाम जाने से। मछली और दूध इकट्ठा नहीं ले सकते, ल्यूकोडर्मा हो जाता है सफेद दाग। बेकिंग सोडा क्यों? बेकिंग सोडा बेसिकली आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है। I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. Is something that I cannot help. आज हम बात करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में। तो ये देखो, जल पिलाने के बाद ऑक्सीजन हट जाएगी। हाँ गाइस, हमारी ही बेटी के दिल के छेद ठीक हो गए हैं सिर्फ एक बार मनोना धाम जाने से। हाँ, मनोना धाम का पूरा एड्रेस भी हमने उसमें बताया है और किस दिन जाना है। भाई मूवीज में, खास करके 90s में आपने ये बात सुनी है कि किसी व्यक्ति के दिल में छेद है और लाइक इट्स अ नॉर्मल प्लॉट। आसपास भी हो सकता है आपने कभी सुना हो कि किसी के बच्चे के दिल में छेद है। फन फैक्ट नंबर 1, हम सबके दिल में छेद था जब हम पैदा हुए थे। क्यों भाई? बच्चा पेट के अंदर में सांस तो नहीं लेता है? यस, नहीं लेता है। अगर नहीं लेता है तो मतलब उसके फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल कोलैप्स्ड हैं, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। बच्चा पहली बार बाहर आकर के सांस लेता है। लेकिन 8वीं 10वीं क्लास में हम लोगों को पढ़ाते भी हैं कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो दिल पर जाता है और दिल उसको बॉडी में भेजता है। लेकिन जो वूम के अंदर में बच्चा है, अगर उसके लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ब्लड लंग्स पे जाएगा क्यों? एंड यस, नहीं जाता है। और अगर नहीं जाता है तो फिर होता क्या है? उस जगह को बाईपास कर दिया जाता है। मतलब ये वही एक छेद जो कि मेरे लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में होता है, क्योंकि लंग्स पे खून जाना ही नहीं है तो एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम खून एक छेद के जरिए चला जाता है। आप पैदा होते हैं, सांस लेते हैं, ये फ्लैप एक तरीके से बंद होता है, धीरे धीरे सील हो जाता है। सब में पूरे तरीके से बंद भी नहीं होता है। कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की जिनके शुरुआती दिनों के अंदर में बोला जाएगा कि हाँ, दिल में अभी छेद है और थोड़े दिनों के अंदर में बच्चा नॉर्मल हो जाता है। जहां पर इस तरीके के वीडियोस आपके सामने आएंगे क्योंकि वो नॉर्मली सही होना ही था, क्योंकि सब बच्चों के साथ यही हो रहा है। आपके मेरे साथ यही हुआ है। हमारे दिल का छेद पैदा होने के तुरंत बाद ज्यादा और थोड़े दिनों के अंदर में पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है और एक बहुत छोटे सबसेट को डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और ज्यादातर बच्चे वहां पर भी ठीक हो जाते हैं। उसमें से भी जो थोड़े बच्चे, उसको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। और नीट का तो सबसे फेमस सवाल भी है कि जो बच्चे का जो छेद होता है दिल के अंदर में, वो एक स्कार जैसा छोटा सा एक अपना चिन्ह छोड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो छेद है फोरामेन ओवेल, और जब ये क्लोज हो जाता है तो फिर उसको फोसा ओवेलिस बोल देते हैं। उठते ही खाली पेट में रोज करने वाला हूँ 7 दिन के लिए। 1 गिलास पानी लिया, इसमें मैंने आधा ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया और इसमें मैं डालूंगा आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों? बेकिंग सोडा बेसिकली आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो जो जमी हुई चर्बी है, सबसे पहले वो जब ब्रेक डाउन होगी तभी वो फैट लॉस होगा। एप्पल साइडर विनेगर की वजह से मेरे को बेसिकली मेरी एपेटाइट कर्ब हो जाएगी। सुबह इसको आपने उठते ही खाली पेट पी लिया। 7 दिन के लिए मैं इसको पीऊंगा रोज सुबह एम्प्टी पेट। ऑब्वियसली मैं कचरा तो नहीं खाऊंगा। उसके बाद आप भी पतले, मैं भी पतले, एंड इट्स गोना बी एपिक। आप ये ट्राई करना। मैं ये बात डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भैया 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है। आपको एप्पल साइडर विनेगर के अंदर में एसिटिक एसिड है, इधर आपके पास बेकिंग सोडा के अंदर में आपका वो बेस है। दोनों को मिलाएंगे, केवल और केवल एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और पानी बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसे सही है जैसे आप बोल रहे हैं कि भैया गर्मी लग रही है, ऐसा करो ये हीटर भी चला दो और ये इधर से AC भी चला दो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। क्योंकि यही तो किया उन्होंने एक तरफ एसिड ले लिया, एक तरफ सोडा ले लिया, दोनों को मिला दिया, न्यूट्रलाइज, घर जाओ। एप्पल साइडर विनेगर, इसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बोलते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया वेट लॉस होता है। इसका अगर हमारे पास कुछ मिलता जुलता साइंटिफिक प्रूफ है भी तो वो बस यहाँ तक पहुँचता है कि वो आपके जो स्पाइक है ब्लड ग्लूकोज के लेवल के खाने के बाद, उसको थोड़ा सा मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन वेट लॉस को लेकर के उसके एविडेंसेस वीक हैं। नुकसान क्या हो सकता है? एसिड है, मुंह के अंदर में जो दांत में बैक्टीरिया लगता है ना, वो भी एसिड बनाता है, तब जाकर के हमारा टूथ डिके होता है। तो वो पर्टिकुलर अगर आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं इतना लगातार, तो वो आपके एसिड भी आपके इनेमल वगैरह को इरोड कर सकता है, जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं। और लोग बोलते हैं कि एसिड मतलब कि एसिड अगर आप ले भी रहे हो तो भाई पेट आपका 1.5 pH का एसिड निकालता है, 1.5 pH का। उसमें तुम जो मर्जी डालो, तुम्हारे पास इतना खतरनाक एसिड तो है नहीं। तुम जो भी एप्पल साइडर विनेगर जैसा कुछ भी डालोगे, वो एसिड भी आपके पेट के एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज साइड में लेके आएगा। तो क्या है जो चीज असल में काम करती है? नंबर 1, विदाउट एनी डाउट कैलोरी डेफिसिट। लेकिन वही तो होता तो नहीं है। अब वो होता नहीं है, लोगों से उसी के लिए ये सारे के सारे लोग कुछ खिला करके आपको पतला करना चाहते हैं, जबकि पतला होने के लिए खाना रोकना पड़ेगा।
दूसरा एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। आपके वेट लॉस के साथ साथ मसल लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें वेट ट्रेनिंग आपके मसल को लॉस नहीं होने देगी, अच्छा तरीके का, मतलब फैट कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉस होगा। हार्मोन्स को मैनेज करना पड़ेगा, कैसे? स्लीप अगर ठीक से नहीं लोगे तो स्लीप की वजह से आपका लेप्टिन्स बढ़ सकता है, जो आपको हंगर हार्मोन जिसको बोलते हैं। भूख कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा खा पाओगे और मोटे हो जाओगे। प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। प्रोटीन क्या करता है कि आपका सटाइटी इंडेक्स है उसका अच्छा होता है, मतलब कि वो खाने के बाद आपको भरा ज़्यादा लगेगा, आप जल्दी से भूख नहीं लगेगी, भूख की याद नहीं आएगी और ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम होगा, वेट लूज होगा। स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा प्रोलॉन्ग चलता है, कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल बोलता है कि भैया ये कुछ खतरनाक समय चल रहा है, बॉडी को बोलो कि कैसे भी करके फैट एक्यूमुलेट करे, उसकी वजह से आपका फैट एक्यूमुलेट हो सकता है, तो स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। बाकी आजकल तो ड्रग्स भी आ रही हैं, GLP-1 एगनिस्ट, जो कि आपकी बॉडी को एक तरीके से सिग्नल देते रहते हैं, नहीं बस बहुत है, बहुत खा लिया, अब और नहीं खाना है, जिसकी वजह से भी बॉडी को सिग्नल जाता है चलो फैट बर्न करेंगे तो वेट लूज हो सकता है। बट वो डॉक्टर का लेना देना है, उससे वो इस तरीके की वीडियो से उस तरीके की जानकारी तो लेनी भी नहीं चाहिए। जो लोग इन उंगलियों को चटकाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, फालतू में यूं करते रहते हैं, वो लोग अपने मस्तिष्क के सेल्स को डिस्चार्ज करते हैं, अपने ज्ञान को घटाते हैं, क्योंकि सारा मुद्रा विज्ञान इन हाथों पर आधारित है, इन उंगलियों पर आधारित है। तो इसीलिए इन उंगलियों फिजूल में चटकाना नहीं चाहिए। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कि 50 साल से ज्यादा चला है। इस व्यक्ति को, डॉक्टर डोनाल्ड अंगर को, इग नोबेल प्राइज मिला। एक सैटारिकल टेक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च अच्छी नहीं करते, बट रिसर्च फनी होती है, मतलब इस तरीके की होती है कि भाई क्या बात है। जैसे कि ऐसे भी लोग हैं जिनको इग नोबेल प्राइज भी मिला है और नोबेल प्राइज भी मिला है। तो जिस व्यक्ति को हवा के अंदर में मेंढक को उड़ाने का इग नोबेल प्राइज मिला, फिर उसी व्यक्ति को बाद में ग्राफीन की डिस्कवरी का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो सैटारिकल टेक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसके अंदर में भी। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने ये पेपर पब्लिश किया था कि 50 से ज्यादा सालों तक उन्होंने एक हाथ की उंगलियों को चटकाया, एक हाथ की उंगलियों को नहीं चटकाया, फिर उसके बाद में बाकी सारी स्टडी की, दोनों में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं आया। और हमें आज मालूम है कि वो आवाज जो आती है वो क्यों आती है। जब तक लोगों को नहीं पता था कि ये आवाज क्यों आ रही, तो लोगों को लगता था कि यार नॉर्मल शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तुमको आर्थराइटिस हो जाएगा, या फिर, और इस वाले केस के अंदर में तो पता नहीं सर क्या ही डिस्चार्ज करवा रहे हैं। हमारे जॉइंट्स के अंदर में फ्लूइड मिलता है, फ्लूइड के अंदर में गैसेस डिसॉल्व होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम उसको खींचते हैं एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और बबल फॉर्म होते हैं, बबल पॉप करते हैं, और यही पॉपिंग आपको सुनाई देती है। हाँ, लेकिन अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए तो आप उसके आसपास के टिश्यू को जरूर खुद बार बार करते करते कुछ हल्का सा डैमेज जरूर कर सकते हैं। बट एज फार एज द प्रोसेस जिसमें कि आवाज़ आती है, गैसेस भी इनर्ट हैं, कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर, तो अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी में ये कंसेंसस है कि ये इट्स ओके, इट्स इनर्ट, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाँ, मे बी आपके आसपास के लोग आपसे थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं, तो इट्स योर कॉल। जब रात के खाने में मछली बनती है तो हमारी अम्मी हमें दूध पीने नहीं देती, क्या एलर्जी हो जाएगी? ये बुजुर्गों ने लिखा है, ला ताकुलु समका मअल लबन, मछली और दूध इकट्ठे ना खाओ। तो ये वैसे तिब्बन कहते हैं नुकसानदेह, कोई जल्दी यानी स्किन की कोई बीमारियां या मतलब कोई निकल आने दाग धब्बे सफेद होते हैं, ये इम्कान है, खतरा है इसका। मछली और दूध इकट्ठा नहीं ले सकते, ल्यूकोडर्मा हो जाता है, सफेद दाग। लॉजिकली सोच करके देखते हैं इस बात को कि अगर वाकई में दूध और मछली या इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वजह से विटिलिगो हो रहा है, तो हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि हमारे जो तटवर्तीय इलाके हैं उनके अंदर में जो विटिलिगो के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कि दिल्ली के अंदर में जो विटिलिगो के पेशेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमें नहीं पता चल रहा है कि कोई कोरिलेशन नहीं मिल रहा है, लगभग तटीयवर्तीय इलाकों में भी उतने ही है और दिल्ली के अंदर में भी उतने ही है, क्योंकि इन्हीं इलाकों में तो आपने दही माछ मतलब कि दही और मच्छी, या फिर पूरा का पूरा साउथ इंडिया के अंदर में कोकोनट मिल्क में सारी मतलब गोवन करी हो गई, वो कोकोनट मिल्क को ही बेस बना करके इस्तेमाल की जाती है। तो ये पहला स्टेप कि हाँ समझ में आता है कि हाँ यार ये लग नहीं रहा है कि इसी से विटिलिगो होता होगा। आज हम बात करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में, तो चलिए जानते हैं। टमाटर और मिल्क, ये दोनों विरुद्ध आहार है। अगर आप इन दोनों को साथ में मिक्स करोगे तो स्किन डिजीज एंड हेयर फॉल का कारण हो सकता है। और विरुद्ध आहार आयुर्वेदा के अनुसार केवल और केवल इतना नहीं है कि बस इसके साथ ये नहीं खाना है, मतलब हर तरीके के काल विरुद्ध के कौन से टाइम पे कौन सा नहीं खाना है, दोष विरुद्ध के ये आपका शरीर के अंदर में ये फला दोष चल रहा है तो इस वक्त पे ये वाला पर्टिकुलर खाना जो है वो नहीं खाना है,
वहीं दूसरी तरफ जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के देखते हैं तो हम पता करते हैं कि यार ये स्किन में रंग अगर हट रहा है तो रंग है किसकी वजह से। तो वो हमें पता चला कि अरे हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं मेलेनोसाइट जो मेलेनिन नाम का पिगमेंट बनाती हैं, उसी से हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग और स्किन का कलर जो है वो डिसाइड होता है। और इतिहास के अंदर में जो एक कॉन्स्पिरेसी, जो कि कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए थी, कि भाई बचपन के अंदर में अगर माइकल जैक्सन काले नजर आते थे तो जवानी के अंदर में एकदम से इतनी सर्जरी करा करके गोरे क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने नाक मुंह की सर्जरी कुछ ज़्यादा ही करा रखी थी। तो लोगों को लगा कि ये इन्होंने कलर वाली सर्जरी भी कराई है। लेकिन अगर उन्होंने ये टाइप की सर्जरी केवल कलर के बेसिस पे कराई होती ना कि मुझे उनको गोरा होना है, तो उनका जिस लेवल पे बहिष्कार होता उतना लोग उनको पसंद नहीं कर रहे होते। तो माइकल जैक्सन को था विटिलिगो और उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था ओपरा विनफ्री के इंटरव्यू में। Play me. I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. Then let's go to the thing that is most discussed about you, I think, is the fact that the color of your skin is obviously different than it was when you were younger. It has caused a great deal of speculation and controversy as to what you have done or are doing. Are you bleaching your skin? This is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. Is something that I cannot help. So when did this start? When did the color of your skin start to change? It's in my family. My father said it's on his side. I can't control it. You are not taking anything to change the color of your skin? Oh God, no. You did not purposely? We're trying to control it, and using makeup evens it out because it makes blotches on the skin and I have to even out my skin. तो अगर हम दूसरे रास्ते पर चलें कि क्या इसका क्या फैमिलीज के अंदर में रन होता हुआ नजर आता है, तो हमें पता चलता है कि जो भी हमने अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को पकड़ा और उसको विटिलिगो है तो 30% इस बात की संभावना है कि इसकी फैमिली में ऊपर इधर उधर कहीं कोई व्यक्ति हमें विटिलिगो वाला मिल जाए, लाइक विच इज शोइंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि किस तरीके से कि हमारे शरीर के अंदर की ही श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे किसी दूसरी डिजीज से हमें लड़ने के लिए कामयाब बनाती हैं, वही कभी कभी पगला जाती हैं, खुद ही के ऊपर हमला कर देती हैं। और ये वो कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर में हमारी WBC हमारी ही मेलेनोसाइट के ऊपर अटैक कर रही है। अब इसकी खास बात मालूम है क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है एलर्जी की तरह कि एलर्जी आपके जीवन के अंदर में कभी आ सकती है, कभी जा सकती है, फिर से आ सकती है। उसी तरीके से विटिलिगो के जो भी पर्टिकुलर सिम्टम्स है, जहाँ से भी आपका पिगमेंटेशन जाता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और बॉडी पूरी की पूरी लोगों की पूरी वाइट हुई और फिर वापस से फिर पूरी की पूरी ब्लैक हुई, मतलब जो भी उनका पुराना कलर था, जिससे कि अब एक दुविधा पैदा होती है। वो दुविधा ये है कि लोग जाते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारे देखिए हो रहा है। अब उनको वो व्यक्ति यूनानी, आयुर्वेदा, फलां ठिकाना अलग अलग तरीकों से कोई ना कोई चूरन खिलाया जा सकता है। अब क्योंकि वो इट्स अ डायनेमिक डिजीज जो कि कभी आ सकती है, जा सकती है, और उस पर्टिकुलर जगह पे जब चीज़ें कम होती हुई नजर आती है तो लोग पॉम लेकर के चिल्लाने लगते हैं कि अरे देखिए हो गया सही, हमने किया। बला की खूबसूरती को भी मार देता है विटिलिगो सफेद दाग फैलता चला जाता है, स्किन पर कीड़ा लग जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, आप घबराते हैं, कतराते हैं। आप मेरी बात को समझ ही चुके होंगे मैं किस तकलीफ के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। विटिलिगो बापची सीड्स आपको 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, हड़ताल वर्की 5 ग्राम। क्योंकि अगर ये गारंटी के साथ या तो केवल और केवल बढ़ता ही जाता, रुकता नहीं, तो फिर ये इतने पैरेलल लोग मिलते नहीं है, जो जितने भी इलाज लिए घूम रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज का, कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। क्या विरुद्ध आहार जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती? नहीं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमको मालूम है कि जो चीजें हम खाते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ज्यादातर चीजें एक दूसरे के साथ उतना रिलेट नहीं करेंगी, लेकिन कभी कभी देयर माइट बी सम केसेस जिसके अंदर में कोई पर्टिकुलर 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और किसी तरीके से उनके या तो एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ रहा है, बायोअवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, या तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। मतलब जब आपको बोला जाता है कि विटामिन D या विटामिन A ऐसी चीज़ें आप खाते हैं तो आपको उसके साथ फैटी कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि फैट के अंदर में फैट सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व हो पाते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये तो एक तरीके से विरुद्ध के बजाय मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला वो हो गया, मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रोक भी सकता है। मतलब तो मेरे पास अगर मैं केवल मॉलिक्यूल के लेवल पे देखूँ तो मुझे दिख सकता है कि मेरे पास कोई ऑक्सिलेट है जो कि डाइवेलेंट आयन से, या EDTA जैसी चीज़ें जो कि डाइवेलेंट आयन से चिपक सकती हैं, तो ये इसके एब्जॉर्प्शन को होने में एक कदम तकलीफ देगा। एटलीस्ट थ्योरेटिकल लेवल पे तो हमें ये मालूम ही है, क्योंकि पेट के अंदर में 50-100 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो प्रैक्टिकल या फिजियोलॉजिकल लेवल पर उतना अच्छे से पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम
प्राइमरी लेवल पे तो ये बात बोल सकते हैं कि येस इट इज़ ट्रू कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हम खाते हैं वो दूसरे को एब्जॉर्प्शन पे रोक लगा सकती है और कुछ चीज़ें एक्चुअली दूसरी चीज़ को हेल्प कर सकती है। लेकिन आयुर्वेद वाला जो विरुद्ध आहार है वो उसका कोई ऐसा हमारे पास स्पेसिफिक रीजनिंग हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम बोल देंगे ओके फाइन वी एग्री कि ओके विरुद्ध आहार जैसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन आओ उसको एक एक बार केस बेसिस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि विटिलिगो को जब कोई क्लेम करेगा कि मछली और दूध से होता है तो बोले आओ इसी पर्टिकुलर पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम उसको स्पेसिफिक एविडेंस देंगे कि तटवर्ती इलाकों में नहीं हो रहा है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी नज़र आ रहा है और हम उसको बायोमोलिकुलर लेवल पर भी प्रूव कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो एक सिरे से हटाई दो कि ये विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आएगा। तो ये देखो जल पिलाने के बाद ऑक्सीजन हट जाएगी, तो कब से चढ़ रही है ना ऑक्सीजन? एकदम ठीक है, उनको परेशान मत करो, हर हाथ किसी की ऑक्सीजन सप्लाई को जबरदस्ती हटा देना इज नॉट इक्वल टू कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई की उसको जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं केंद्रों के अंदर में और वहाँ जा करके उनको देते ही नहीं है उनका इंसुलिन और कहते हैं देखिए 4 दिन से जो है इनका इंसुलिन छूटा हुआ है। व्यक्ति पिछले 15 दिन से डायलिसिस पे उसे जाने नहीं दिया, 15 दिनों से डायलिसिस है ही नहीं, इनका खत्म हो गया। किसी व्यक्ति को 10 दिन उसकी डायबिटीज और उसकी बीपी की दवाइयाँ न देना इज नॉट इज इक्वल टू कि उसकी दवाइयाँ छूट गई हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। काफी दिन हो गए लाइव नहीं लिया गया, तो शाम को लाइव में मिलते हैं। बाय।